हेलो माय डियर सब्सक्राइबर एंड माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपका इन्फिनिटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित शर्मा आज बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। देखिए, बायोलॉजी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके विषय में जितना भी पढ़ें, चाहे आप पैरामेडिकल फील्ड से हो, मेडिकल फील्ड से हो, या आप साइंस साइड से कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है। अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप लोगों ने अब तक जो हम लोगों को प्यार दिया है उसका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। देखिए दोस्तों, देखिए बायोलॉजी जो एक शब्द है, इसका जो यूज किया गया था सबसे पहले सन 1801 में लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूं कि बायोलॉजी BIOLOGY बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने सन 1801 में इस शब्द का प्रयोग किया था। सन 1801 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ठीक है, देखिए जहां तक सवाल है बायोलॉजी की उत्पत्ति और इसके विकास के बारे में, तो देखिए इसके विकास के पीछे और इसकी प्रवृत्ति के पीछे दो कारण हैं। एक तो जिज्ञासा के लिए। देखिए, मनुष्य का ये पहला ही हिसाब किताब रहा है कि मनुष्य के अंदर में जिज्ञासा रहती है कुछ जानने के लिए कि हमें और भी नॉलेज प्राप्त हो, है ना। तो एक तो इसके विकास के जो पीछे का कारण है ना, देखिए विकास का कारण, दो कारण है इसके। पहला जिज्ञासा के लिए, ठीक है, और दूसरा मानव हितों के लिए, मानव हितों के लिए। ठीक है, दो रीजन रहे हैं बायोलॉजी के विकास के, तो मानव हित और दूसरा जिज्ञासा के लिए। अगर हम बात करें कि जीवधारियों का जो रासायनिक विश्लेषण है वो किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो केमिकल जो क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। अब जैसे कि आपको बताया बायोलॉजी के बारे में, जीवों के बारे में, जीव यानी कि ह्यूमन बींग्स, और जीवों का निर्माण होता कहां से है? जीव द्रव्य से। ठीक है, जीव द्रव्य जीवन का आधार है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि जीव द्रव्य जीवन का आधार है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? ये स्टेटमेंट है हक्सले। ये हक्सले ने अपना कथन दिया था कि जीव द्रव्य जीवन का आधार है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो जीव द्रव्य है वो जीवन का आधार होने के साथ साथ हमारे जीवन को एक महत्वपूर्ण जो दिशा प्रदान करती है वो करती है कौन सी? कोशिका। आपने कोशिका का नाम सुना होगा। तो कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। कब? सन 1665 में। ठीक है, सन 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, और ये तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कर दी। अब बात करते हैं कोशिकावाद का सिद्धांत। कोशिकावाद का सिद्धांत जर्मनी साइंटिस्ट थे, एक का नाम था श्लीडेन और दूसरे का नाम था स्वान। यानी कि सन 1839 में कोशिकावाद के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो जर्मन वैज्ञानिक श्लीडेन ने दिए थे और स्वान ने दिए थे सन 1938 में। ठीक है, तो ये बेहतर, बहुत ही बेहतर चीज है। यानी कि बात करते हैं कोशिकावाद के सिद्धांत के बारे में। ये लिख ही देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे कोशिकावाद का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, कोशिकावाद का सिद्धांत दिया था श्वान व स्लाइडेन ने, या श्लीडेन कह सकते हैं आप इसको हिंदी में, श्लीडेन ने।
ठीक है दोस्तों, कोशिकावाद का सिद्धांत श्वान और स्लीडेन ने दिया था। अब इसके बाद में मैं आपको बात बताऊं कि कोशिका जो है हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको आगे बढ़ाने से पहले कुछ एक नॉर्मली जानकारियां हैं जो मैं दे दूं, हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम लोग इसी वीडियो में वर्णन करने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि जो सन 1674 में सर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 2 तरह के जीवधारियों की खोज की थी। ठीक है, किसने? सन 1674 में, 1674 में सर वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, सन 1674 में सर वैन ल्यूवेनहॉक ने 2 तरह के जीवधारियों की खोज की थी। कौन कौन से थे? एक था एक कोशिकीय, जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है, ठीक है, एक कोशिकीय है, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय, जैसे कि मनुष्य है, हम हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुकोशिकीय। तो 2 प्रकार के जीवधारी होते हैं, एक तो होता है एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो ये सन 1674 में सर वैन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको हम इंग्लिश में यूनिसेल्युलर बोलते हैं और बहुकोशिकीय को मल्टीसेल्युलर बोलते हैं, ठीक है। और कोशिका को मापने के लिए, कोशिका कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, इसको मेजरमेंट करने के लिए माइक्रोन या माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका? कोशिका को मापने के लिए, कोशिका को मापने के लिए माइक्रोन या माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये तो थी आपको कोशिका के बारे में जानकारी। अब बता दें कि मानव शरीर में लगभग 5000 अरब कोशिकाएं पाई जाती है, लगभग 5000 अरब कोशिकाएं मानव शरीर में पाई जाती हैं। अगर बात करता हूं मैं कि परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का जो स्थान है वो कहां से आया, क्या हुआ, तो बता दूं परंपरागत द्विजगत प्रणाली का जो स्थान है, जो उसका वर्गीकरण का स्थान है, वो व्हाइटेकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया था। यानी कि जैसे 5 किंगडम्स के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, इसको मैं थोड़ा सा रफ करके फिर बताता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि परंपरागत द्विजगत प्रणाली का स्थान व्हाइटेकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया है, ठीक है। ये हमारे 5 किंगडम्स है जी। कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहले मोनेरा जगत, सेकंड नंबर पे जंतु जगत, कवक जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। ये 5 जगत हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें केंद्रक नहीं होता, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया केंद्रक विहीन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे जंतु जगत या एनिमलियम जगत के बारे में, या एनिमल जगत के बारे में। जो एनिमल जगत है वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, केंद्रक होता है। बहुकोशिकीय जीव में इंसान भी हैं, है ना, और जो सभी जानवर हैं, और इनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। और बात करेंगे कवक जगत के बारे में, ठीक है। कवक जगत में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इसमें पर्णहरित नहीं होता, यानी कि क्लोरोफिल नहीं होता। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके कारण वो फफूंदी सी लग जाती है, जैसे काफी दिन खाना वगैरह रखा रहता है ना। और क्यों लग जाती है? क्योंकि जब पर्णहरित होगा नहीं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है, इसलिए, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाता, ठीक है। अब बात करते हैं पादप जगत के बारे में। देखो, पादप जगत हमारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर भी हमारी यूकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में। देखो, अगर प्रोटिस्टा की मैं बात करूं तो प्रोटिस्टा नामक जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है सर्वप्रथम।
प्रोटिस्टा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सर्वप्रथम। तो प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीव आते हैं आपके, ठीक है, एक कोशिकीय जीव। अब इसमें केंद्रक विकसित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका इसके अंदर में पाई जाती है, सही है। अब एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम, ये हमारे एक कोशिकीय जीव के अंदर में आते हैं, सही है। देखो ये आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये लगा के आपका 9th से लेकर 12th तक जिनके पास बायोलॉजी है, बीटीसी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन वालों के लिए तो है ही, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लेंगे और इसको पढ़ लेंगे। अब हम बात करेंगे आगे इसके पार्ट के बारे में। तो दोस्तों आपने ब्लड का नाम तो सुना ही होगा, स्वाभाविक सी बात है, सभी के अंदर होता है। तो बात करेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं ब्लड के निर्माण के विषय में, अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बात करें, जो मॉडर्न मेडिसिन का जो समय है, मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न टाइम कहता है कि जो ब्लड का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, जो मॉडर्न मेडिसिन है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के विषय में बात करते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि जो ब्लड का निर्माण होता है, रक्त का जो निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है, ठीक है। अगर हालांकि ये चीजें सारी जो है एक क्या कहते हैं, मतलब सर्टिफाइड है, प्रमाणित है, ठीक है। अभी बात करें जैसे हम इसके बारे में कि जो बताया अस्थि मज्जा में होता है, अगर हम बात करते हैं, देखिए आप कुछ समय के लिए अपनी गर्दन को सहारा दे करके थोड़ी देर रहते हैं तो आपको जम्भाइयाँ आने लगती है। जम्भाइयाँ आने का मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि आपकी बॉडी में उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त सांसों की जरूरत होती है, अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिसके लिए आप जम्भाई लेते हैं। अब जब आप जम्भाई लेते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि अपने अपने मुंह पे हाथ लगा के रखना चाहिए, ऐसे करके यूं करके जम्भाई लेनी चाहिए, ताकि दूसरे तक हमारी जो जम्भाई जब हम लेते हैं तो उससे बैक्टीरिया निकलता है, ताकि दूसरों तक बैक्टीरिया ना पहुंचे, ना फैले। तो मैं बता चुका हूँ हालांकि बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया की जो खोज है वो सर वैन ल्यूवेन होक द्वारा की गई थी। अब अगर वाले आप जम्भाई ऐसे लेते हैं तो देखो बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारी फैलती है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है। इसको कौन कौन सी बीमारियां होती है बैक्टीरिया से होने वाली, है ना, तो इसके बारे में बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूं। हालांकि जो टॉपिक अभी जिससे ये निकल के आया ब्लड भी समझाएंगे। तो बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में। एक छोटा सा सेंटेंस सा लिखेंगे हम, जैसे भाई ये है सिम्मी और ये हो गया जी प्लेन और ये हो गया जी कुड़ी, ठीक है, कुड़ी का टी टी है। बताओ ये कुछ है पड़े है? सिम्मी प्लेन कुड़ी का टीटी है। ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। जैसे सी से हो गए जनाब सिफिलिस, ठीक है, और मी से हो गया जी मियादी बुखार, ठीक है। तो सिम्मी पूरा हो गया। अब अपन बात करेंगे प्लेन के बारे में। भाई प्ले से हो गया प्लेग और ने से हो जाता है निमोनिया, ठीक है, निमोनिया, ठीक। अब कु से होता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, और डी से होता है डिप्थीरिया, ठीक है, और का से होती है काली खांसी, काली खांसी, ठीक है, और टी से होता है टीबी, देखने वाला नहीं बीमारी वाला टीबी, ठीक है, और दूसरे टी से होता है टेटनस, टिटनस, ठीक है, और है से होता है जी हैजा, सही है। तो ये हमारा जो है देखो 1 2 यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी 3। अब बताओ मतलब ऐसे करते हैं अगर हम मतलब डायरेक्टली जम्भाई लेते हैं या मतलब सीधे माउथ टू माउथ बात करते हैं आमने सामने, मतलब तो कितनी सारी बीमारियों को हम दावत दे रहे हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, किसी ना किसी में कोई ना कोई बीमारी है।
इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे जो है परफेक्ट बिहेवियर के अंदर भी आनी चाहिए कि भाई तरीके से हम लोग बात करें और चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, अब ब्लड के बारे में बात करेंगे। चलिए ब्लड के बारे में बात करेंगे। ब्लड मीन्स होता है जी रक्त, यानी कि खून। ठीक है, तो हो गया जी रक्त या ब्लड। ठीक है, अब ब्लड की अगर हम बात करें तो जी ब्लड रक्त समूह की खोज करी थी किसने? लैंड स्टीनर ने। ध्यान रखना, रक्त की जो समूह है उसकी खोज करी थी लैंड स्टीनर ने। ये बात खाली ऐसे ही ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बात करेंगे हम जैसे कि ब्लड है, ब्लड के काम क्या है, वह वर्क क्या करता है, इसके पार्ट कितने हैं। ठीक, देखो जी, अगर जो ब्लड है, ब्लड के पार्ट है सब 3। ठीक है, एक तो होता है तुम्हारा RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, सही है। दूसरा होता है जनाब WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स। और थर्ड पॉइंट होता है जी हमारा प्लेटलेट्स, PLATELA। 3 पार्ट है। ठीक है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक, अब बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी का काम क्या है, आरबीसी करता क्या है। देखो, आरबीसी का जो काम है वो हमारे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है जी आरबीसी। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो सांसों के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो जो ऑक्सीजन है हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का, यानी कि संवहन करने का जो कार्य करता है वो करता है जी आरबीसी। ठीक है, आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे ब्लड का पार्ट है। हालांकि तीनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों के अलग अलग अपने चीजें हैं, एसेंशियल्स हैं। तो ये जो हमारी लाल रक्त कणिका है यानी कि रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका जो जीवन होता है, लाइफ जो होती है इनकी, वो 100 से 120 दिन की होती है, यानी कि 100 से लेकर के 120 दिन तक। ठीक है, ये इनका जीवन काल होता है। तो आरबीसी का फंक्शन हो गया टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन टू द बॉडी। ठीक है, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। सही है, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका जो काम होता है क्या है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का निर्माण करना, यानी कि हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का जो मेन काम है वो है किसका? व्हाइट ब्लड सेल्स अर्थात श्वेत रक्त कणिका का। सही है, अब श्वेत रक्त कणिका का जो जीवन काल है जी ये 2 से 4 दिन तक का होता है। 2 से 4 दिन तक का इसका जीवन काल होता है। सही है, अब तीसरी बात करते हैं जी हम रक्त के बारे में, प्लेटलेट्स। ये आपने सुना होगा जी कि अगर कोई बुखार हो गया कि जी डॉक्टर साहब ने बता दिया कि भाई साहब इनकी प्लेट डाउन हो गई। अरे भाई प्लेट है क्या? प्लेट का मतलब है कि जो हमारे बॉडी है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने का जो काम करती है वो करती है प्लेटलेट्स, यानी कि टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सही है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य प्लेटलेट्स का है। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक मेन बात और है, जैसे सेल्स के बारे में हमने पढ़ी लिया भाई, तो जो सेल्स है इन्हें खाना कहाँ से मिलता है, कैसे निर्मित होती हैं, कैसे काम करती हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, मैं लिख देता हूं जी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स का पावर हाउस कहा जाता है। ये कई बार परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है, आईबी में भी पूछा गया है, पीसीएस वाले पेपर में भी पूछा गया था, ये उत्तराखंड वाले में भी पूछा गया था, यहाँ उत्तर प्रदेश वाले में भी आता है क्वेश्चन कि जो सेल्स है, सेल्स का पावर हाउस क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल्स का पावर हाउस है, ये उसको खाना वाना देता है। ठीक है, तो दोस्तों जो वीडियो आज की बनी ये कैसी लगी आपको? अगर देखो वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताओ। आप लोग कमेंट
थोड़ा कम कर रहे हो आजकल। अगर कमेंट बॉक्स जो है एक यूट्यूबर के लिए मतलब एनर्जी का काम करता है। अगर आपके कमेंट आएंगे तो हम कंपटीशन से रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। उससे पहले हम लॉ की वीडियोस लाते थे, लेकिन लॉ में इतना रिस्पांस मिल नहीं पा रहा, तो अब कंपटीशंस की वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और आपकी पढ़ाई अच्छी चले और ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। जय हिंद।